हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी 125 डेज़ की स्ट्रैटेजी, सब ने देखी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो एक वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स ये इस बात के आ रहे थे कि नोट मेकिंग कैसे करनी है। जैसे वहाँ पे मैंने इम्फेसिस किया था कि छोटे छोटे आपको नोट्स बनाने हैं, जो भी पढ़ते जाना है उसको नोट्स बनाना है, फिर मेन्स आंसर राइटिंग करते रहना है। तो नोट मेकिंग पे बहुत डाउट रहता है क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरी बुक को एक अनदर बुक में बना देते हैं, सारा का सारा मटेरियल नोट्स में अपना डाल देते हैं। इससे वो क्या रहता है कि नोट्स इतने बल्कि हो जाते हैं कि फिर से उनको पढ़ना इज़ लाइक टीडियस जॉब हो जाती है। तो नोट मेकिंग इज़ एक्चुअली आर्ट होती है और सबका इसमें अपना अपना एक पर्सपेक्टिव रहता है। कुछ लोग सॉफ्ट नोट बनाते हैं, कुछ लोग हार्ड कॉपी में बनाते हैं, कुछ लोग बहुत छोटा बनाते हैं, कुछ लोग को एकदम बड़ा बड़ा लिख के समझ में आता है। तो सबको अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है, बट मैं एक ओवरऑल इन जनरल आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर मैं बात करूँगी। हो सकता है आप लोग की हेल्प में बहुत हेल्प करे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, नोट मेकिंग करने से पहले आपको ये जानना होगा ना कि नोट बनाना क्यों ज़रूरी है। इसमें मैं दोनों चीज़ों पे बात करूँगी कि आपको क्यों बनाना चाहिए, दूसरा क्यों नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है। देखो, नोट मेकिंग करने से क्या होता है कि आप मल्टीपल रिवीजन इन वेरी शॉर्ट टाइम कर सकते हो, क्योंकि यूपीएससी या यूपीपीसीएस कोई भी एग्ज़ाम लो तो उसमें टाइम क्रंच रहता है। उस टाइम क्रंच को दूर करने के लिए आपको रिवीजन और वो भी नोट्स के थ्रू करना पड़ेगा। आप एक बुक को कितनी बार ही पढ़ सकते हो, लेकिन लास्ट के इमेजिन करो कि आपका एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको रिवाइज करना है पॉलिटी, तो आपको पॉलिटी के नोट्स होने चाहिए छोटे छोटे। इसलिए मल्टीपल रिवीजन में हेल्प करती है। फिर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ाती है, आपका रिटेंशन बढ़ाती है, क्योंकि इससे ये रहता है कि वो आप वही चीज़ें नोट करते हो नोट्स में जो चीज़ें फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ती है। जैसे जब आप कुछ भी चीज़ नोट डाउन करते हो तो उससे वो आपके माइंड मेमोरी में ऑटोमेटिकली जाती रहती है, इससे रिटेंशन बढ़ता है, तो इसलिए भी ज़रूरी है। फिर एग्ज़ाम के पहले हैंडी रहता है आपके कि आप सारा रिवीजन कर सकते हो फटाफट। फिर कंसोलिडेशन पावर बढ़ती है, ये इस मेंस में बहुत ज़रूरी होती है कि आपने सपोज़ कोई पैसेज पढ़ा, कोई बहुत आपने पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ से 2-4 पॉइंट आपने एक्सट्रैक्ट किए जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ कंसोलिडेशन कहलाती है। और जब इसी को आप मेंस में रिप्रोड्यूस करते हो तो इससे आपका कंटेंट बिल्डअप होता है। फिर बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इनको डीक्लटर करने में भी इम्पॉर्टेंट। जैसे आपने एक कोई भी बेसिक बुक सपोज़ लक्ष्मीकांत पढ़ी और छोटे छोटे उसके नोट्स बना लिए सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, ठीक है। फिर आपने मान लो कोई विज़न की मैगज़ीन पढ़ी या कोई भी मैगज़ीन पढ़ी, उससे आपने प्रेसिडेंट के ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ा, उसमें कोई नई पॉइंट लिखा हुआ था जो कि आपके ऑलरेडी नोट्स में नहीं था या लक्ष्मीकांत में नहीं था, तो आप जा कर के वहाँ ऐड ऑन कर सकते हो। इस तरह आप कई मटेरियल से अगर पढ़ते हो, कुछ भी टेस्ट सीरीज में कुछ नया मिला कुछ भी, तो उसको ऐड ऑन कर लेते हो। तो इससे जो आपके एक्स्ट्रा बुक्स या रिसोर्सेज है उनको जब एक बार सारा आपने एक साथ नोट डाउन कर लिया, फिर आप उनको फेंक सकते हो, क्योंकि उससे आपने जो मतलब की चीज़ें थी वो निकाल ली। तो इसलिए नोट्स ज़रूरी हो जाते हैं। फिर क्या रहता है कि नोट्स क्यों नहीं बनाने चाहिए। नोट्स उन केसेस में नहीं बनाना चाहिए जिनमें आपके बहुत बल्कि होने के चांसेस रहते हैं। जैसे आपने कोई बुक स्पेक्ट्रम 600 पेज की है, आपने उसके नोट्स बनाए, वो इटसेल्फ 300 पेज के आपके नोट्स बने हुए हैं, तो उस केस में आपको नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जैसे ऑलरेडी अगर आपको कोई 20-25 पेज में नोट्स के फॉर्मेट में कुछ भी मटेरियल मिला हुआ है, अब आप उसके अननेसेसरीली नोट बना रहे हो, तो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। देन अगर आपने कोई नई बुक जो मैंने ऊपर बात बताई वो क्रिएट कर दी, तो इससे आप समझ गए होगे कि किन क्यों नोट बनाना चाहिए, क्यों नोट नहीं बनाना चाहिए। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको एग्ज़ाम के पहले 4-5 सब्जेक्ट एक साथ रिवीजन करके जाने हैं, तो उसमें आपको नोट्स की ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं कि कैसे आपको नोट्स बनाने चाहिए। और उससे भी पहले बात है कि नोट्स बनाने के पहले, जैसे आज आपने सोचा कि चलो आज से मैं पॉलिटी के नोट्स बनाता हूँ, या फिर एग्ज़ाम प्रिपरेशन शुरू किया तो हिस्ट्री के नोट्स बनाने, ज्योग्राफी के नोट, तो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं कि पहले आपको इनको माइंड में ध्यान रखना है, उसके बाद ही नोट्स पे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बी इट योर लाइक यूपीएससी, यूपीपीसीएस, या फिर आरओ का एग्ज़ाम, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो बी थॉरो विद योर सिलेबस। लाइक आपको सिलेबस की हर एक की पॉइंट्स आपका पता होना चाहिए, और उसका माइंड मैप बना लो। देखो, मैंने यहाँ पे ना इथिक्स का माइंड मैप आपको, आई होप इट इज़ विजिबल,
मैंने एथिक्स का जो सिलेबस होता है यूपीएससी का, उसका माइंड मैप मैंने आपको शो किया है, मेरे पास पड़ा हुआ था। तो इसमें जैसे आपने ऐसे माइंड मैप बना सकते हो अपने सिलेबस का। इससे आपको देख के पता चल रहा है ना कि एथिक्स ह्यूमन इंटरफेस का एक टॉपिक है, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड का टॉपिक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉबिलिटी एंड लाइक दैट। तो इसमें ईच एंड एवरी टर्म शुड बी वेरी क्लियर टू यू, ताकि आपको भटके ना कहीं भी, कि अननेसेसरीली आप कुछ भी इकट्ठा करने ना लग जाए जो आपके सिलेबस से अलग हो। तो सिलेबस एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेक श्योर कि आपके पास इस तरह के फोर सीट्स में या कहीं पर भी बिफोर मेकिंग योर नोट्स, सपोज अगर आप एथिक्स का नोट्स बनाने जा रहे हो, तो उस नोट्स में सबसे पहले आपका ये सिलेबस चिपका होना चाहिए पहले वाले पेज पे। या तो बना लो ए4 में चिपका दो, या फिर उसी नोटबुक में आप बना लो, ताकि जब भी जितने भी टाइम पढ़ो उतने टाइम आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए कि चलो ये की पॉइंट है और इस की पॉइंट का मेरे पास नोट्स है। इसके अलावा आप कुछ भी पढ़ने जाओगे ना, तो आपको तुरंत रिमाइंड हो जाएगा कि इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, सो नो नीड टू रीड। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर विद पॉइंट वन। नाउ कम टू पॉइंट सेकेंड। पॉइंट सेकेंड ये है कि आपको पीवाईक्यू एनालिसिस पहले से करके रखनी है बिफोर मेकिंग नोट्स ऑफ एनी टॉपिक। लाइक अगर आपने प्रियम्बल पे टॉपिक पे आप नोट्स बनाने जा रहे हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रियम्बल टॉपिक से या फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटी से मेंस में क्वेश्चन आए हैं और किस तरह से आए हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जिस भी टॉपिक का पढ़ने जा रहे हो उस टॉपिक का आप प्रॉपरली पीवाईक्यू पहले से करो, और फिर उसके नोट्स बनाओ, ताकि आपके नोट्स में सिर्फ उतनी ही चीज़ें होनी चाहिए जो चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं, जो चीज़ें रिलेवेंट हैं, जो चीज़ें जहाँ से बारी बारी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अदरवाइज फिर आप सब कुछ लिखने लग जाओगे। देयर इज़ नो नीड टू राइट एवरीथिंग, बिकॉज पीवाईक्यू आपको एक टॉर्च बियरर की तरह काम करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि इसी वे में अगली बारी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, नाउ कम टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मीन्स कि जब भी आप नोट्स बनाने चल रहे हो, तो पहली बार एक बारी आप पढ़ लो सब सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को, फिर नोट्स बना। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट रीडिंग में ही लिखते हुए जा रहे हो, क्योंकि आप जब फर्स्ट रीडिंग करोगे तब आपकी चीज़ें बहुत ही अनक्लियर रहेंगी। बट एक बार आप पूरा पढ़ जाओगे तो आपको समझ में आएगा। फिर नोट्स क्या होती है, उसकी समरी होती है। तब नोट्स बनाओ जब आप एक बार ही पूरा पढ़ चुके हो। तो आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि पहले आप सिलेबस अपना पूरा जॉट डाउन कर लो, माइंड मैप उसका बना लो, फिर एक टॉपिक डिसाइड करो कि चलो मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है, कोई भी लेट पर्टिकुलर टॉपिक। फिर उस टॉपिक को अपनी बुक, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे आप पढ़ो। पढ़ने के बाद जाओ पीवाईक्यू देखने, कि इस पीवाईक्यू से हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या आया है, मेंस में क्या क्या आया है। अब वहाँ से प्रीलिम्स और मेंस में देख लो कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स आए। फिर अगेन उस बुक को खोलो, उस टॉपिक को खोलो, फिर उसको पढ़ते जाओ और छोटे छोटे नोट्स बनाते जाओ। ये एक आइडियल वे है। और प्रीलिम्स और मेंस की आपको जो चीज़ लास्ट वीडियो में मैंने जिसमें 125 डेज़ की स्ट्रैटेजी बताया, उसमें मैंने ये बताया कि प्रीलिम्स और मेंस में कुछ कंबाइंड टॉपिक होते हैं। तो पहले आप उन कंबाइंड टॉपिक्स के नोट बनाओ, ठीक। रीज़न बीइंग कि जैसे पॉलिटी है तो उसमें प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, ऐसे नोट्स मत बनाना। हिस्ट्री है, उसमें भी अलग नहीं, एक साथ नोट चलेंगे। कुछ टॉपिक जो मेंस स्पेसिफिक है वो उसके तो अलग से मेंस के नोट्स हैं। और जो प्रीलिम्स और मेंस कंबाइंड है पहले उन पे फोकस, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सारे टॉपिक्स के। तो ऐसा मत अब कोई क्वेश्चन पूछना कि मेंस के अलग से नोट्स, प्रीलिम्स के नहीं, नोट्स आपका एक ही रहेगा। बस वे उसका जब आपने पीवाईक्यू कर लिया है तो भी अलग हो जाएगा, ठीक है। और फिर फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं अपने। हाँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीज़न बीइंग कि मैंने कई लोगों के नोट्स देखे हैं, वो मुझे कुछ लोग सेंड करते रहते हैं, तो जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं देखती जाती हूँ कि बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, बट रीज़न बीइंग क्या, कि वो जैसे पूरा का पूरा बुक जो है वो नोट्स में छाप देते हैं। उन्होंने पीवाईक्यू किया, रीड किया, फिर दोबारा बनाने गए नोट्स, सब भी वो पूरा का पूरा छाप देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बचना है कि देखो पूरा मत छापो, शॉर्टकट्स अपने डेवलप कर लो, कुछ निमोनिक्स अपनी डेवलप कर लो। जैसे अगर आपको हाई कोर्ट का बनाना है, कोई भी लेट से आपको शॉर्ट नोट बनाना है, तो हाई कोर्ट को आप HIGH ऐसे करके मत लिखो ना नोट्स में, अपने नोट्स में सिंपल SC लिख लो। तो अभी स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि तुम भूल जाओगे, बट क्या होता है जब आप उसको हैबिट में डाल लोगे, तो जहाँ भी आप SC लिखोगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट समझ में आएगा, जहाँ भी POI लिखोगे आपको समझ में आएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, PRI लिखोगे तो आपको लगेगा कि
जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, मैंने कभी आज तक अपनी नोट्स में म्यूनिसपैलिटीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़ पूरा नहीं लिखा है, हमेशा यूएलबी लिखा है। बिटवीन को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? और उसके बाद जैसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, एक ये तो सब अपने आप देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने शॉर्टकट्स बना लो। ब्रिटिश इंडिया कंपनी होती, मैंने हमेशा ईआईसी लिखा है, क्योंकि जितना छोटा आप लिख सकते हो ना, उतना आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा नोट मेकिंग में। और जब आपकी जैसे 1:10 रेशियो सब लोग बोलते हैं कि जैसे अगर आपने 10 पेज पढ़ा तो उसको एक पेज में समराइज कर सको, इस तरह का टेंडेंसी तभी आएगी जब आप छोटे छोटे निमोनिक्स बना लोगे, शॉर्टकट्स बना लोगे। कोई रीज़न दिखाना है तो अब मैप, तो अभी आगे उसकी डिटेल में बात करेंगे। तो इतना काम आपको प्री रिक्विजिट्स करना है, सिलेबस, पीवाईक्यू, और एक बार रीड करके ही नोट्स बनाना है, फिर अपने शॉर्टकट्स डेवलप करना है। तो चलो मेन पॉइंट पे चलते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत डाउट रहता है कि कुछ लोग कहते हैं ऑफलाइन नोट्स बनाएं या ऑनलाइन बनाएं या फिर दोनों बनाएं। तो इन पे सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं। जैसे किसी को, कोई ऑफिस गोइंग है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है ना कि अपनी सारी बुक्स को हर समय एक साथ कैरी करके चलना, अपने सारे नोट्स को कैरी करके चलना। तो ऑनलाइन नोट्स उसके लिए सोल्यूशन, रेस्क्यू पॉइंट हो जाते हैं। फिर कुछ, कोई जो 24 घंटे सिर्फ फुल टाइम स्टूडेंट है, वो ऑफलाइन बना सकता है, क्योंकि उसको घर रहना है, रूम पे रहना है, अपना पढ़ सकता है खोल के कई बारी। फिर कुछ लोग कर रहे थे कि हाइब्रिड नोट बना लो, क्योंकि आजकल तो फ़ोन है, फ़ोन में अपनी फाइल्स है, फाइल में बहुत सारे नोट्स पड़े रहते हैं। तो और फिर हम अपनी बुकलेट्स भी बना लेते हैं कि कुछ हार्ड नोट बना लिए, कुछ सॉफ्ट नोट बना लिए। तो ये दोनों तरीके होते हैं। अब सारे के सबके कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैं उन पे नहीं जाऊंगी। ये टोटली अप टू यू है कि अगर आप ऑफलाइन बनाते हो तब भी सिलेक्ट हो जाओगे, ऑनलाइन बनाते हो तब भी हो जाओगे, और हाइब्रिड बनाते हो तब भी हो जाओगे। ठीक है? जो नोट की मैंने ये प्री रिक्विजिट्स बताई हैं, सिर्फ ये मैटर करती हैं किस मीडियम पे बना रहे हो, ये अपनी सुविधा के अनुसार है। ठीक? और अगर ऑनलाइन नोट्स बना रहे हो तो आप दो चार से अच्छे अच्छे वेबसाइट्स होती हैं, आप उन पे वर्ड नोट पे कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग उस पे एवर नोट पे बना लेते हैं, कुछ लोग तो गुड नोट्स पे बनाते हैं। तो इट्स अप टू टोटली यू कि आप किस पे बनाना चाहते हो, कोई फ़र्क नहीं है। और ऑफलाइन रखना चाहते हो तो टोटली, मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग में अपने ऑफलाइन नोट्स बनाए थे। और फिर जैसे मैं जॉब में थी, जब प्रिपरेशन करना, तो जॉब लग गई, उसके बाद फिर जॉब के साथ प्रिपरेशन थोड़ा दिक्कत होने लगी, तो फिर मैंने ऑनलाइन नोट्स में स्विच कर लिया था। तो कम मेरे हाइब्रिड नोट्स हो गए थे कि कुछ नोट्स ऑनलाइन भी थे, कुछ ऑफलाइन भी थे। और ऑफलाइन नोट बनाने का एक और फ़ायदा रहता है कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस, जैसे कलम से अपनी कॉपी पे लिखना, वो मेंस में काम आती है, तो वो थोड़ा डेवलप हो जाती है। ऑनलाइन जैसे किसी को आई साइट वगैरह में प्रॉब्लम है, तो हर समय ऑनलाइन नोट्स पढ़ना थोड़ा अच्छा नहीं रहता है आँखों के लिए। तो उस केस में भी आप थोड़ा अपने हिसाब से प्रेफ़र कर सकते हो, ठीक है? सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ये क्या है देखो, एक कुछ लोग क्या करते हैं, लीनियर फॉर्मेट में नोट्स बनाते हैं, जैसे यहाँ से लिखना ऐसे, ऐसे, ऐसे शुरू कर दिया, ठीक? दूसरा नोट मेकिंग का तरीका होता है कि माइंड मैप कर लेना। जैसे हाई कोर्ट पे आपको कुछ लिखना है, तो एक हाई कोर्ट ये लिख लिया, फिर इसका कौन सा आर्टिकल है, किस पार्ट में है, फिर ऐसे करके पूरा उसका स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे मैंने अभी आपको पीछे एथिक्स के सिलेबस का बताया था, तो वैसे कर सकते हो। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स मैं बता देती हूँ। देखो, लीनियर फॉर्मेट में अगर आप नोट्स बनाते हो, तो माइंड की एक एबिलिटी होती है ना कि वो माइंड मैप ऐसा करके जब रहता है, तो न्यूरॉन्स आपके पकड़ लेते हैं। तो ये इजीली ग्रास्प होने वाला तरीका है, ठीक? लीनियर फॉर्मेट में क्या रहता है, थोड़ा सा आपको फिर से पढ़ने में वो माइंड इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं करता है। लेकिन आई वुड एडवाइस कि आप दोनों तरीके से बनाओ। जहाँ पे आपको लिखने वाला समझ में आ रहा है तो वहाँ पे आप लिख लीजिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि स्कोप है कुछ माइंड मैप करके बनाने का, क्लाउड्स बना के हम कुछ समझ सकते हैं, तो आप वहाँ पे कर लो। दोनों चीज़ें यूज़ करो, कोई हार्ड एंड फास्ट मत रखो। इन दोनों के मैंने फ़ायदे नुकसान बता दिए। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट कि नोट्स किस पार्ट के बनाए, स्टैटिक पार्ट के, करंट अफेयर। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हैं। यार, अभी ना वो न्यूज़पेपर के नोट्स इतना रिलेवेंट रह नहीं गए हैं कि जैसा पेपर का, अगर आप लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस किया होगा, तो कुछ बच्चे ना, अगर एक महीने पहले भी आई दृष्टि, घटना चक्र की जो भी कंपाइलेशंस आती हैं बहुत सारी कोचिंग्स की, वो अगर पढ़ लेते हैं 4-5 बारी, तो उतने ही एज में रहते हैं जितना कि कोई बच्चा पिछले 1 साल से रिगरसली करंट अफेयर पढ़ रहा है, उसके नोट्स बना रहा है। तो कंपेरेटिवली देखें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके, तो करंट अफेयर के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाना इज़ नॉट अ गुड जॉब। ओके?
स्टैटिक पार्ट तो मस्ट है, इसको तो बनाना पड़ेगा। अब इसमें भी बताएंगे कि कुछ लोग जैसे इस जरूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट के वो नोट्स बनाए हों। कुछ लोग पॉलिटी के लक्ष्मीकांत पे ही रख देते हैं, तो वो अपनी इजीनेस पे होती है, किसी के कहने पे मत जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लक्ष्मीकांत बुक हम 10 बार नहीं पढ़ सकते हैं या फिर मुझे याद नहीं हो रहा है बुक से, तो उसके नोट्स बना लो। कोई सेकंड बंदा आके कहेगा कि मैं लक्ष्मीकांत का नोट्स नहीं बनाता बिकॉज लक्ष्मीकांत इटसेल्फ अ नोट्स है, ये है वो है, तो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है ना, जो तुम्हें सूट कर रही है वो तुम करो काम। ओके, तो इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जिस सब्जेक्ट का आपको समझ में आता उसका आपने बना लेना। फिर करंट अफेयर पे मैंने प्रीलिम्स की तो बात कर दी कि उस पर तो नहीं बनाना। अब नाउ कम्स टू मेंस। जब आपका प्रीलिम्स से मेंस के बीच का टाइम होगा ना, उस टाइम पे जित जो भी करंट अफेयर की कंपाइलेशन आपको मिलती है, चाहे वो मेंस 365 हो या फिर कोई और बुकलेट, उसके आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो, वो भी टॉपिक वाइज जो आपने पीवाईक्यू और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस किया। तो सारा का सारा नहीं बनाना। अगेन, जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है कि पीवाईक्यू के ट्रेंड्स पे कि इस बारी पूछने की संभावना है, तो उसको एक पेज में आपने रख लिया। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का है, तो ये आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, बट व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर फॉर मेंस तो वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप आराम से उसका नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो उस केस में आपके नोट्स बनेंगे अभी से नहीं। जो लोग अभी जैसे प्रीलिम्स और मेंस के बीच वाले नहीं है ना, जो अभी दिसंबर का फोकस करके पढ़ रहे हैं या फिर अक्टूबर का फोकस करके पढ़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर के नोट्स मत बनाना, कोई यूज़ नहीं है इनका। अंत में आप मुझे थैंक्स करोगे कि मैंने नहीं बनाया तो मेरा टाइम सेव हो गया। स्टैटिक पे फोकस करो। स्टैटिक आपका 70% मैटर करता है, 30% करंट अफेयर रहता है। और यहाँ पे हर कोई रट के अगर छाप देगा ना, एक महीने पहले रट लेगा और रिप्रोड्यूस कर देगा एग्जाम में, तब भी बराबर रहेगा। और आपने एक साल नोट्स बनाए तो क्या ही मतलब है उस चीज़ का, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि A4 शीट्स पे बनाए या रजिस्टर पे बनाए, ये भी आपके पर्सनल चॉइस है। मैंने तो रजिस्टर पे भी बनाए थे, फिर कुछ A4 शीट्स पे बनाए थे, कंबाइन कर लिया था। तो फिर यही है यार कि देखो अपने चीज़ें सब कुछ जानो, फिर देखो कि अपने ऊपर कौन सी अप्लाई हो रही हैं उनको करो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जाने के एक कई रास्ते हैं, ठीक है। तो सक्सेस होने के कई रास्ते हैं, पहुँचने के कई रास्ते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक पे ही जाना हो। तो अगर आपको स्पाइरल वाले रजिस्टर में सूट करता है, आपको लगता है कि हमें अरेंज करने में ठीक रहता है कि बुकलेट, तो बना लो रजिस्टर पे। अगर आपको लग रहा है कि हमें बहुत सारा ऐड करना रहेगा, तो A4 शीट पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी बनाना ना, तो मेक श्योर कि इतना मार्जिन थोड़ा छोड़ देना, ताकि और थोड़ा स्पेस दे करके लिखना, ताकि कुछ ना थोड़ा ऐड ऑन करने की गुंजाइश बनी रहे, चाहे रजिस्टर में हो चाहे A4 शीट्स में हो। A4 शीट्स में है तो पेजिंग कर लेना कि चलो प्रियम्बल के नोट्स बनाए तो एक पेज में हो गया, फिर फंडामेंटल राइट्स के बनाए तो 2 पेज में हो गया, तो पेज नंबर 1 पेज नंबर 2, और इनको स्टेपल कर दिया और इनको फाइल में लगा दिया। ऐसे करके बना सकते हो, दोनों में भी बना सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक। अब आते हैं, हाँ, जो ये बात मैंने पहले डिस्कस कर ली है कि प्रीलिम्स का बनाए या मेंस का बनाए, प्रीलिम्स मेंस दोनों का बनाए, तो मैंने बता दिया। जो प्रीलिम्स और मेंस के स्पेसिफिक जो इंटर ओवरलैपिंग टॉपिक्स होते हैं उनका आप पहले बनाओ, प्रीलिम्स और मेंस का। और GS 5 और 6 जो आप UPPCS दे रहे हैं, तो वो अपने GS 5 और 6 की बुकलेट करके अलग से बना लो। और प्रीलिम्स एंड मेंस के जो कंबाइंड टॉपिक्स होते हैं उनको एक साथ ही बनाओ। फिर जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक हैं, जिसको नहीं पता ना, वो लास्ट वीडियो मेरी रेफर करना, लिंक में भी दे देंगे। उसमें मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। तो मेंस के स्पेसिफिक हैं, तो जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी के हैं, तो इनको आप अलग से बना सकते हो, ठीक। और प्रीलिम्स के लिए ऐसा कोई नोट्स नहीं, आपको जो यहाँ प्री मेंस के बनाए होंगे उनको पढ़ो। और प्रीलिम्स के लिए बाकी जैसे अर्बनाइजेशन का डेटा है तो उसके छोटा छोटा नोट्स बना लो, थोड़ा थोड़ा एक पेज में। जैसे अर्बनाइजेशन आधे में बना लिया, आधे में फॉरेस्ट का डेटा कुछ लिख लिया, या फिर सेंसस का कुछ लिख लिया, है ना, तो ऐसे कर सकते हो। बाकी इतना प्रीलिम्स से स्पेसिफिक कोई नोट्स नहीं मैं सजेस्ट करूँगी। एक है जिसमें बेसिक साइंस है, जो कि मेंस में नहीं पूछी जाती है, तो बेसिक साइंस के आप बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री, इन सब का कर सकते हो बस। हाँ, साइंस का कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब थोड़ा हम बताते हैं, हाँ, नोट, अब नोट मेकिंग मैंने आपको बता दिया। अब नोट टेकिंग कैसे करना है, ठीक। तो इतना समझ आपको आ गया होगा कि पहले सिलेबस पूरा हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स बनाने लगे, नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना, उसके अंदर देखो सब टॉपिक, ठीक है।
फिर उस सब टॉपिक के अंदर कोई सब टॉपिक होगा, तो उस टॉपिक वाइज को पकड़ के बनाओ नोट्स, ठीक। पहले सिलेबस देखना, हेडिंग देखना, उसकी सब हेडिंग्स देखना, और उस सब हेडिंग टाइप में आपको नोट्स बनाने हैं, और टेकिंग PYQ इनटू योर कंसिडरेशन। नाउ कम टू डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ नोट मेकिंग। तो देखो, अभी मैं आपको कुछ अपने भी नोट्स शेयर करूँगी, मतलब आपको अगले स्लाइड्स में देखने को मिलेंगे, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो देखो, एक तरीका होता है क्लाउड फॉर्मेट बनाने का, और जितने भी मैं तरीके बता रही हूँ इनसे इतर भी आपके पर्सनल तरीके हो सकते हैं, तो यही नहीं ज़रूरी है। ये कुछ हैं जो मैंने अप्लाई किए थे, जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। तो क्लाउड फॉर्मेट में आप कैसे बनाते हो कि कोई भी टॉपिक आपने बीच में रख लिया और क्लाउड जैसा ऐसे ऐसे बना दिया, और इसका लिख दिया जैसे G20 है, तो ये G20 क्या है, तो इसको एक छोटा छोटा लिख दिया कि चलो एक ग्रुप है जिसमें 20 नेशंस ये सब। फिर ये कब, व्हेन मतलब ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर का, तो मैंने हमेशा हेडक्वार्टर को पता है HQ से डिनोट किया है। जैसे हेडक्वार्टर लिखना इज लाइक हमारा नोट्स बड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो हम HQ लिख लेना, नोट्स हमने बनाया, हम ही को तो समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक। फिर हाउ कैसे बना, वाई कैसे बना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जिसमें आप ये 3-4 पैरामीटर पर अपने नोट्स बना के, जैसे अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, WTO पढ़नी, कुछ भी पढ़नी है, तो ऐसे जाओ फिर बना दो कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, इसके हेड कौन होते हैं, क्या काम ये करती है, इसकी कौन एक आधी रिपोर्ट्स होती हैं, कितने नेशंस इसमें हैं, इंडिया पार्ट है कि नहीं है, ख़त्म हो गए नोट्स WTO के। इसी तरह EU के कर लो, G20 के कर लो, जिसके भी बनाने ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ पे आपको स्कोप दिख रहा है कि इस तरह से बना सकते बना लो, rather देन राइटिंग इन लीनियर फॉर्मेट कि G20 इज अ ग्रुप ऑफ 20 नेशंस एंड इस्टेब्लिश इन दैट वे, क्यों करना। हम लिख देना कि इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे, हमें समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने बनाया है, और इतना कॉन्फिडेंस तो आपको अपने ऊपर रखना पड़ेगा। और फिर आपके ये नोट्स बने हुए हैं, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि मुझे यहाँ का कोई चीज़ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो गो टू योर बेसिक बुक्स एंड रीड करो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ मैंने इसलिए यहाँ लिखी थी। तो थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीव करोगे तभी जा करके सक्सेस मिल पाएगी, ठीक। तो ये हो गया क्लियर। नाउ कम टू टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट में आपको ये करना है सिंपली कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, उनमें बहुत कॉमन कॉमन चीज़ें रहती हैं जो हमारी एग्ज़ाम्स के में आती हैं। जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो उसमें कितने मेंबर्स हैं, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, रेजिग्नेशन कहाँ पे होता है, कौन सी किसको रिपोर्ट देती है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स में होता है कि जैसे किस टाइम पे कौन सा गवर्नर जनरल था, फिर ये कब आया, इसमें 2-4 प्रोविजंस क्या ऐड किए गए। तो इन सब में स्कोप रहता है टेबुलर फॉर्मेट में बनाने का, कि आपने एक ऐसा टेबल बना दी और उसमें सारे हेड्स सबके लिख दिए कॉमन, और एक एक बॉडी आपने उठाई, एक एक एक्ट उठाया, और सारे अभी आपको आगे दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। ऐसे बना सकते हो। फिर एक आता है माइंड मैप। माइंड मैप में जैसे गवर्नेंस का टॉपिक एक होता है SHGs के बारे में लिखना, तो इसको रैदर देन राइटिंग की SHGs, और SHG भी नहीं, कुछ लोग तो ऐसे लिखते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप। भाई ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपने 10 बार ये SHG अपने नोट्स में लिखा, तो आपका माइंड ऑलरेडी आपको बता देगा कि इट्स SHG मीन सेल्फ हेल्प ग्रुप। शॉर्टकट तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नोट्स फिर बल्कि ही रहेंगे। फिर मेरे से शिकायत मत करना कि मैडम नोट्स हमने जो बनाए वो हमारी बुक के जैसे हो गए। तो SHG जैसे हमने लिख दिया, ठीक। सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इसको कुछ लोग ऐसे लिखेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसकी डेफिनेशन पूरी बड़ी बड़ी लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे कि जितना पूरा गाथा होता है कम से कम 15 पेजेस के नोट्स बना के रख देंगे। नहीं, इसको एक पेज में आपको समअप करना, कैसे कर पाओगे, माइंड मैप बना दो, छोटा छोटा लिख दो SHG बीच में। फिर क्या होता है, डेफिनेशन लिख दी बहुत छोटी छोटी, फिर एग्जाम्पल एक आधी डाल दिए, फिर इसके क्या सपोज बेनिफिट्स आते हैं, तो सोशल बेनिफिट, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, डेटा कुछ आया डाल दिया, चैलेंजेस क्या क्या है डाल दिया, वे फॉरवर्ड, एनी कमेटी रिकमेंडेशन, कुछ भी आपको समझ में आ रहा डाल दिया, कुछ भी और मिल रहा है तो एक पेज में डाल दिया। और इसका पीछे वाला जो पेज होगा ना A4 शीट का या आपकी बुकलेट का, वो ब्लैंक रखना। मान लो SHG पे तुम्हें कहीं कुछ पढ़ रहे हो, कुछ भी रैंडम चीज़ें मिल गई, डाल दिया जा करके वहाँ पे पीछे SHG के नोट्स के पीछे, आपका ये नोट्स क्लियर हो गया। और पता है इस फॉर्मेट पे आप लिखोगे ना, तो आप जब मेंस लिखने जाओगे ना, तो आपके ऑलरेडी पॉइंट्स दिमाग में ना, बेनिफिट्स है, तो आपको रैंडम सोचना नहीं पड़ेगा, आपको दिमाग में आएगा कि हाँ इसके सोशल भी हो सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक, कुछ पॉलिटिकल, कुछ इन्वायरमेंटल, कुछ टेक्निकल, इस इन हेड्स में इसी तरह से आएगा। फिर आपको लगेगा बेनिफिट लिख लिया, चलो चैलेंजेस पे आते हैं, फिर वे फॉरवर्ड पे आते हैं। तो इट्स लाइक योर मेंस आंसर है ना।
ये होता है कंसोलिडेशन पावर, ये होता है नोट मेकिंग का असली फ़ायदा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तब तो करिए, अदरवाइज़ बल्कि नोट्स और बल्कि बुक्स को छाप देना ये इज़ नॉट अ गुड गुड थिंग। सो लीनियर फॉर्मेट में आते हैं। लीनियर फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने वही पिछले अभी बताया था आपको कि माइंड मैप और लीनियर फॉर्मेट दोनों चल सकते हैं। लीनियर फॉर्मेट में जैसे ओशन करंट के नोट बनाने हैं, अब इसको आप ऐसे ऐसे करके नहीं बना सकते ना, बिकॉज ज्योग्राफी में इट्स और लिमिटेशंस होती है ना, इसमें आपको मैप बनाना पड़ेगा, फिर सबको समझाना पड़ेगा कौन सी कोल्ड करंट कौन सी। तो इसको आप लीनियर फॉर्मेट में बना दो, एक डेफिनेशन लिख दो, फिर कोल्ड करंट वो करंट की एग्जांपल डाल दो, एक डायग्राम बना दिया, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, पॉजिटिव चीज़ें नेगेटिव चीज़ें, लिख दिया ख़त्म। फिर एक मैप वाइज भी बना सकते हो, जैसे बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर में आपको स्कोप रहता है, फिर ज्योग्राफी में स्कोप रहता है कि जैसे आपसे पूछा है कि कॉटन इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताओ, तो कॉटन इंडस्ट्रीज़ के बारे में उसका मैप बना दो कि कहाँ कहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं, ख़त्म। उसके बाद डांस फॉर्म्स पूछता है, म्यूज़िक पूछता है, फोक म्यूज़िक, फोक डांस, मार्शल आर्ट्स, ये सब चीज़ें, रेदर देन राइटिंग की जम्मू कश्मीर में ये डांस फॉर्म है, पंजाब में ये, इसके बजाय जस्ट मेक योर नोट्स एंड मार्क जम्मू कश्मीर हेयर, मार्क यहाँ पे आपने डांस फॉर्म लिख दिया, पंजाब यहाँ पे, गुजरात आया यहाँ पे लिख दिया, नॉर्थ ईस्ट का कुछ है तो इधर लिख दिया, फिर तमिलनाडु का है तो नीचे लिख दिया, ठीक, इस साइड का है तो वेस्ट बंगाल लिख दिया। इससे क्या होगा, योर इन योर सब कॉन्शियस माइंड आपका मैप भी रेडी होते जाएगा, आपको पता भी चलता जाएगा, कुछ भी एग्जाम में आएगा ना तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि नहीं ये मैंने चीज़ ऊपर लिखी थी तो ये कहीं समथिंग लाइक नॉर्थ इंडिया में होगी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस तरह के नोट्स बनाओ, ठीक है। कुछ और भी आप इनोवेट जब इतना सब करते रहोगे ना आपको खुद से इनोवेशन आएगा, और कुछ इनोवेटिव वेज आप नोट टेकिंग के भी यूज़ कर सकते हो। सो अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, जिसका आप सबको इंतज़ार होगा कि मैडम अपने नोट्स शेयर कर दीजिए। तो अपने नोट्स हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ये तो चलो हार्ड कॉपी, मेरी सॉफ्ट कॉपी का एक स्क्रीनशॉट है। इसमें मुझे कहीं से मिल गया था ये सारी माउंटेन्स वगैरह का कि कैसे माउंटेन क्रिएटिव का, तो मैंने ये आपको दिखाने के लिए दिया है कि हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में ना इस तरह के नोट्स कंपाइल कर सकते हो। जैसे आपने कहीं से बहुत सारे माउंटेन हैं, रिवर हैं, उन सबका अच्छे से देख लिया, फिर उनका एक पीडीएफ बना लो, अपने में सेव कर लो, फिर जहाँ से कहीं भी घूम रहे हो टहल रहे हो पढ़ते जाओ। तो इससे आपको जैसे क्या पता चल रहा है, देखो ये सारी रेंजेस सतमाला, सतपुड़ा, हरिश्चंद्र का, अब इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं ना, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, ईस्ट से वेस्ट अरेंज करो, हरिश्चंद्र पहले आएगी कि सतमाला पहले आएगी, फिर गैप्स के बारे में पूछता था, ये पालकोट, थालघाट है ना, सेनकोट्टा, ये जितने भी है ना सब आपको समझ, फिर एक कोरोमंडल कोस्ट है इधर, कितनी चीज़ें आपकी ज्योग्राफी की सिर्फ एक सिंगल इमेज से कवर हो रही हैं, माइंड यू। गरज हट हिल कहाँ पे है, मलयगिरी कहाँ पे है, गिरी रेंज काठियावाड़, लूनी। अब इसको ये सिर्फ ना सिर्फ प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, बल्कि आपके मेंस में जब लिखने जाओगे ना तो आपको ये सारा याद आ जाएगा कि ऐसे करके चलो बना देते हैं थोड़ा, ठीक। तो ये इसका नोट्स हो गया। फिर हम आपको दिखाते हैं ये रहे नोट्स, है ना, कितने छोटे छोटे हैं, दिख भी नहीं रहा होगा आपको। चलो कोशिश करते हैं जूम करने की। हाँ तो इसमें, हाँ ये नोट्स एक्चुअली इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के हम नहीं लगा हुआ है, इसमें हमने ये लगाए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हैं, लक्ष्मीकांत का जो सबसे पहला चैप्टर है, जो सबसे सबसे ज़्यादा टफ लगता है लोगों को कि भाई याद ही नहीं हो रहा, याद ही नहीं हो रहा। चलो याद कराते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लिखा हुआ है, उसके बाद 1781 है, फिर पिट्स इंडिया 1784 है, देन 86 है, फिर 93 है, 1813 है, 33 है, 53 है, सब लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया गवर्नर जनरल, और यहाँ पे लिखना भूल गए थे स्पेशल फीचर्स क्या थे। तो देखो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, अब देखना ये आप सोच रहे हो कि जीओबी क्या लिखा हुआ है, जीजीबी क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब है गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, ठीक। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज़्यादा पावर दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे से। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनी, 1+3 थे, मतलब एक हेड था और 3 और उसके थे, देख रहे हो नोट्स। फिर ये सीओडी, अब आप सोचोगे सीओडी क्या है, आरसीएम क्या है। आरसीएम का मतलब होता है रेवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर्स, सीओडी का मतलब होता है फोर्स ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसका मुझे मुझे लगा था ना कि मैं आरसीएम भूल जाऊंगी, मुझे लग रहा था, तो मैंने क्या किया था यहाँ पे साइड में लिख लिया था आरसीएम, देखा, ताकि रेवेन्यू सिविल मिलिट्री, अब इतना लिखने जाएंगे तो हमारे फिर इस बॉक्स में आएगा ही नहीं रेवेन्यू, तो फिर मैंने इसको आरसीएम कर दिया। इसी तरह से आप देख सकते हो बहुत सारे, तो देखो मैंने ईआईसी लिखा ज़्यादातर जगहों पे, ठीक। फिर देखो यहाँ पे जीजीबी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था। तो आप देख रहे हो
कि इस मैंने फिर अगले एक्ट में, अच्छा हाँ, कुछ चेंजेस हुए थे ना, इसी से एक्ट से रिलेटेड थे, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चेंजेस थे, तो मैंने ऐसे लिंक कर दिया, तो फिर याद हो जाता, पूरा पूरा याद हो जाएगा आपको। और एक पेज ये है और एक पेज ये है, इसी में सारा वो जो आपका 15 पेज का दिया हुआ है वो सब खत्म, इसी में खत्म हो गया। गवर्नर ऑफ इंडिया, वाइस राय बन गया, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, 15 मेंबर की काउंसिल बनी थी। एसओएस मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, समझ ही नहीं पाओगे, ऐसे नोट्स बने हुए, इसलिए मैं शेयर नहीं करती किसी को। ठीक, फिर और क्या है, हाँ इसमें, हाँ सत्येंद्र सिन्हा, तो जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता ना 1919 में कौन पहला लॉ मेंबर था, कब था, तो 9 में था। एक क्वेश्चन शायद यूपीएससी ने भी पूछा था, ये वाला 1813 वाले एक्ट में, कि 1813 में, हाँ ट्रेड अबॉलिशन कब हुआ था, तो अबॉलिश ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट इन टी एंड चाइना। ठीक, 1813 में हुआ था ना, यही क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। और शायद इस बार भी एक क्वेश्चन आया था, लाइक 1935 के एक्ट से आया था, हाँ। क्वेश्चन आया था ना कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, अब देख रहे हो AIF लिखा हुआ मैंने, समझ सकते हो तुम? नहीं तो अपने नोट्स अपने आप बनाओगे तभी समझ में आएंगे, इसीलिए नोट्स ऐसे बनाओ जो किसी को समझ में नहीं आए तुम्हारे अलावा, तब तो नोट्स हुए। अगर किसी को समझ में आ रहे हैं फिर तो क्या ही बनाए हो। ठीक, मजाक कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, आते हैं नोट्स, समझ में भी आते हैं, ये तो मैंने बहुत छोटा छोटा लिख दिया इसलिए नहीं आ रहे होंगे। ठीक, तो ऐसे करके आप बना सकते हो, ये तो हो गया। फिर एक मैंने ना सर का भी लगाया था कि हाँ, जो लोग कहते हैं ना बुक्स पे नोट्स बनाओ, तो भाई अगर बुक्स पे आप ऐसे नोट्स बना सकते हो तो बुक्स पे ही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम की बुक्स का लक्ष्मीकांत का जो यूनियन टेरिटरी का है, तो मैंने लगा दिया इसमें ना, इस पेज में जो भी लिखा हुआ है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ये चीज़ पढ़ ली और ये चीज़ पढ़ ली। तो अगर आप ऐसे नोट्स बना रहे हो, और ये ना शायद ये प्रियम्बल का पार्ट है जो करंट अफेयर में ऐड हुआ था, तो इन सर ने क्या किया कि प्रियम्बल में का जो भी पार्ट ऐड हुआ था, जो नया चीज़ें कुछ भी ऐड हुई, इनसे बेरूबारी केस है, केशवानंद केस है, SR मुंबई केस है, जो भी इनको मिलता गया इन्होंने ऐसे लिख दिया, पूरा लिख लिया। तो ये जैसे रिकॉल और ये सब चीज़ें होती है ना, रेफरेंडम, ये सब, तो देख रहे हो कितनी हार्ड लेवल से इन्होंने पढ़ा। तो अब ऐसे लक्ष्मीकांत को अगर आप पढ़ने जाओगे तो बिल्कुल ही आप समझ जाओगे भाई, बिना नोट्स के ही, आपको नोट्स जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ऐसे भी कर लो। जैसे इन्होंने आर्टिकल 1 बता दिया पूरा, राज्यों के क्षेत्र संघ, तो ये जितनी बातें इसमें कही गई है ना, वो सब इसमें लिखी हुई हैं, और जो छूट गई वो नीचे लिख दी है इन्होंने। तो ऐसे करके, तो यही था बताने को। तो आई होप कि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, कोई बात नहीं है, चीज़ें भी समझ में आई ना। तो ठीक है, ये सारे नोट्स का हो गया। अब आपका डाउट सारे क्लियर हो गए कि भाई नोट्स कैसे बनाए, किस चीज़ के बनाए, मीन्स के कैसे बनाए, और छोटे छोटे नोट्स कैसे बना सकते हैं, सब चीज़ क्लियर हो गई, कोई नोट्स नहीं मांगेगा। ठीक है, अपने नोट्स अपने आप बनाओ, अपने आप मेहनत करोगे तभी सीढ़ी पे चढ़ के खुद से पहुंचना ना, आपको पहुंचना ना, आपको IAS बनना है, या फिर आपको PCS बनना है, या आपको RO बनना है, ये इट्स योर डेडिकेशन ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप रेफरेंस ले सकते हो, बट छापने और कॉपी पेस्ट वाला यहाँ से तो नहीं होता, मैं तो एकदम खिलाफ हूँ कॉपी पेस्ट के। तो नोट्स वोट्स कोई नहीं मांगेगा। बस ये है कि अगर आपको कोई इसके अलावा और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए, या फिर और कोई गाइडेंस चाहिए कुछ भी, तब बात कर सकते हो। और बाकी जाओ अच्छे से पढ़ाई करो और नोट्स बनाओ। पहले एक बार समराइज़ कर देते हैं, ठीक है? सिलेबस देखो, फिर पढ़ाई करो सिलेबस की, कोई भी टॉपिक उठा करके, फिर उसके PYQ देखो, और उसका मेंस और प्री के PYQ देखो, फिर एक बार फिर से जाओ नोट्स पे, और अपनी कॉपी लो या A4 शीट कुछ भी लो, और फिर उसमें जा कर के नोट्स छोटे छोटे बना लो। और फिर देखो जाकर तुम्हें वहाँ से ज़्यादा याद हो रहा था या यहाँ से ज़्यादा याद हो रहा। और फिर ये सब करने के बाद फिर PYQ जो प्रीलिम्स के हैं वो 25 क्वेश्चन डेली लगाओ, और जो मेंस वाले हैं वो 1 2 3 जितने लिख सको अपनी श्रद्धा अनुसार वो करो। एक क्वेश्चन तो मैं करा ही रही हूँ, पोर्टल पे देखा ही होगा आपने कितनी अच्छी क्वालिटी है, और वहाँ पे लोग कितना जुड़ रहे हैं लगातार। बाकी एक मैं करा रही हूँ, तो अपनी श्रद्धा अनुसार आपको पढ़ना है तो 2 आप कर लो अपनी तरफ से, 3 हो जाएंगे, धीरे धीरे करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक, वीडियो में अच्छा लगा हो कुछ भी तो कमेंट करना। कोई और नए वीडियो पे नए टॉपिक की वीडियो चाहिए तो मेरे को बताना। बाकी गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।